माई सेल्फ ऋषि कुमार मिश्रा। चूंकि आज LLB प्रथम सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं उनके लिए जो आपका लॉ ऑफ स्टार्ट का पेपर है उसमें मैं जनरल एक्सेप्शन आपको पढ़ा रहा हूँ। जनरल एक्सेप्शन के पार्ट में मैंने 4-5 टॉपिक पढ़ा दिया है। तो उसमें जो अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इनवर्टिबल एक्सीडेंट का है। एक अपरिहार्य दुर्घटना के बारे में बताया गया है। क्या जो ये अपरिहार्य दुर्घटना होती है वो है क्या वह एक्ट ऑफ गॉड से कुछ अलग है? यानी कि इनविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जनरली हम जानते हैं कि जो एक्ट ऑफ गॉड होता है वो एक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और ये प्राकृतिक घटना ना होकर मानवीय घटनाओं से होकर के एक ऐसी घटना होती है, मानवीय कृत्यों से उत्पन्न होकर के एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में मनुष्य की कल्पना शक्ति से जो मनुष्य की कल्पना शक्ति से परे होती है। यानी कि अवश्य संभावी घटना, ये ऐसी घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटेंगी ही, उन्हें रोका नहीं जा सकता। अपरिहार्य का मतलब होता है ऐसी घटना जिसको तोड़ा मोड़ा रोका या घटने से किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता है। ऐसी घटना जिसको रोका नहीं जा सकता है वही क्या है? अपरिहार्य दुर्घटना है। ऐसी दुर्घटना जिसके बारे में हम लाख कोशिशों को करने के बावजूद भी नहीं रोक सकते, ऐसी ही घटना, यही घटनाएं अवश्यंभावी दुर्घटनाएं कहलाती हैं। इसमें जो मैंने आपको लिखा है अर्थ में देखेंगे, अर्थ इसका है कि जो है अर्थ अप्रत्याशित घटना या पूर्वानुमान रहित घटना या कल्पना से परे घटना। यानी कि अवश्यंभावी घटना या अपरिहार्य दुर्घटना एक ऐसी घटना होती है जो कि अप्रत्याशित होती है, जो कल्पना से रहित होती है, जिसके बारे में मनुष्य अपनी जो एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति है वो भी युक्त सावधानी बरतने के बावजूद भी घटने से नहीं रोक सकता। ऐसी घटनाएं ही अवश्यंभावी दुर्घटना कहलाती हैं। इसमें सर फ्रेडरिक पोलाक ने कहा है कि व्यक्ति अपने युक्त पूर्वानुमान और युक्त जो उसकी हर संभव कोशिशें हैं, हर संभव प्रयास है उस घटना को रोकने के लिए, युक्त सावधानी बरतने के बावजूद भी ऐसी घटना को रोक नहीं सकता। वही घटनाएं असंभावी दुर्घटनाएं होती हैं। और इसमें उन्होंने एक बात और बोली है कि जो ये घटना होती है ये मनुष्य के कल्पना से परे होती है और इसमें सीधी सी एक बात है, मनुष्य अपने द्वारा किए गए कृत्य के द्वारा होने वाली घटनाओं को तो रोक सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो उसकी कल्पना से परे हैं, ऐसी घटनाओं को मनुष्य कभी भी रोक नहीं सकता। ऐसी घटनाएं ही अवश्यंभावी या अपरिहार्य दुर्घटनाएं कहलाती हैं। इसमें मैंने और एक चीज बताया है कि इसके प्रमुख तत्व के बारे में, तो इसमें मुख्यतः 3 तत्व बताए गए हैं। तीनों तत्व में पहला तत्व है कि ऐसी घटना अप्रत्याशित घटना होती है। यानी कि सबसे मेन एसेंशियल एलिमेंट इसका ये है कि इनविटेबल एक्सीडेंट में हमेशा ये जो घटना होगी वो अप्रत्याशित होगी, उसके बारे में कहीं भी कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी ही घटनाएं असंभावी दुर्घटनाएं कहलाती हैं। अप्रत्याशित घटना होगी जिसके बारे में कभी किसी मनुष्य ने, किसी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति ने कभी पूर्व कल्पना नहीं की हो, ऐसी घटना घटती है। दूसरा है सतर्कता के बावजूद बचाव नहीं। ऐसी घटनाओं में वह व्यक्ति यानी कि वह प्रतिवादी लाख कोशिश करता है कि ऐसी घटना रोक ली जाए, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐसी घटना घट ही जाती है, वो रोक नहीं पाता है। अगला है आशय रहित क्षति। ऐसे मामले में प्रतिवादी का कोई इंटेंशन नहीं होता है कि ऐसी घटना उसके कार्य के परिणाम स्वरूप हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसी घटना घट जाती है। तो ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पर प्रतिवादी के
प्रतिवादी को उसके क्षतिपूर्ति देने से बचाव प्रदान करती है। यानी कि उसके कार्य व्यवहार या उसके बहुत कोशिशों के बावजूद भी ऐसी घटना रोकी नहीं जा सकती थी, वही घटना जो है असंभावी दुर्घटना कहलाती है। इसके अलावा ये आशय रहित होती है। यदि आशय पूर्ण है तो निश्चित तौर पर इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी बनेगी और टॉर्टियस लायबिलिटी भी बनेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं प्रतिवादी के ऐसे कृत्य से उत्पन्न होती हैं जो कि वह आशय रहित ढंग से कार्य करता है। इसमें प्रतिवादी का कोई आशय नहीं होता है कि वह वादी को क्षति पहुंचाए। इसके अलावा कुछ केसेस के बारे में हम देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें अपराध दुर्घटना में सबसे मेन बात होती है कि व्यक्ति को संभावित घटना के प्रति सावधान रहना होता है, लेकिन सावधान रहने के बावजूद भी ऐसी घटना को घटने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। यानी कि प्रतिवादी को बचाव इस आधार पर दिया जाता है कि यहाँ प्रतिवादी कितना भी सावधानी क्यों न बरत ले, लेकिन वह ऐसी अप्रत्याशित घटना को घटने से रोक नहीं सकता। सीधी सी बात है, वह ऐसी घटनाएं उसकी कल्पना शक्ति से परी होती हैं, तो ऐसी घटनाओं के बारे में वो नहीं सोच सकता था। इसलिए ऐसी घटनाओं के द्वारा जो क्षति होती है उस मामले में प्रतिवादी को पूर्ण रूप से जो है क्षतिपूर्ति से मुक्त किया जाता है। इसके प्रमुख केसेस हम देखते हैं। पहला केस आया था होम्स बनाम मेथर का मामला आया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि होम्स बनाम मेथर जो 1875 का केस था, इस वाद में वादी जो है वादी एक राहगीर होता है और प्रतिवादी एक घोड़ा गाड़ी चालक होता है। प्रतिवादी घोड़ा गाड़ी चालक जो है अपने घोड़े को चला रहा होता है, साधारण तौर पर रोड से ले जा रहा होता है। अचानक कुछ कुत्ते भौंकते हैं और कुत्तों के भौंकने की वजह से घोड़े जो है बिदक जाते हैं और तेजी से सरपट भागने लगते हैं। उस सरपट भागने के दौरान लाख कोशिश करता है घोड़ा चालक कि घोड़ों को संभाल लिया जाए और उनको सरपट दौड़ने से रोका जाए, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी घोड़े प्रतिवादी को चोटिल कर देते हैं और इस वजह से वादी क्षतिपूर्ति का मुकदमा लाता है कि महोदय, इनके घोड़ा गाड़ी के जो है लापरवाही पूर्ण चलाने के कारण वादी को क्षति पहुंची है, इसलिए वादी को क्षति दिलाई जाए। तो कोर्ट ने कहा, देखिए, घोड़ा गाड़ी चालक ने पूर्ण कोशिश करी कि जो है उसके घोड़े संतुलित हो जाएं, लेकिन चूंकि कुत्तों के भौंकने की घटना जो है असंभावी थी और कोई सामान्य प्रज्ञावान का व्यक्ति कभी भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं, और ऐसी घटना घट गई है और इस घटना के घटने के परिणाम स्वरूप वादी को चोट लगी है। इसलिए वादी, चूंकि इसमें प्रतिवादी का कोई जो है कारण नहीं है, कोई दोष नहीं है, ऐसी घटना इनविटेबल एक्सीडेंट में आती है, इसलिए प्रतिवादी किसी प्रकार से भी क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, स्टैनले बनाम पावेल, ये केस आया था 1891 का। ये बहुत ही अच्छा केस है, बहुत ही इंटरेस्टेड केस है। इस केस में ये था कि दोनों वादी और प्रतिवादी दोनों मित्र हुआ करते हैं और दोनों जो है शिकार खेलने के लिए जंगल जाया करते थे। तो वादी जो है उन्हीं के साथ गया हुआ था और पावेल यानी कि प्रतिवादी द्वारा जो है शिकार के लिए गोली चलाई जाती है और बंदूक से निकली हुई गोली एक पेड़ से टकराकर लौट जाती है और वादी जो उसके साथ ही गया होता है उसको लग जाती है और वो काफी चोटिल हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी दशा में वादी के जो परिवार वाले हैं उन्होंने क्षतिपूर्ति का मुकदमा प्रतिवादी पर किया। तो कोर्ट ने कहा, देखिए, ये जो ऐसी घटना घट गई कि वादी ने शिकार के लिए जो है प्रतिवादी ने शिकार के लिए बंदूक चलाई और गोली पेड़ से टकराने के बाद वापस रिटर्न आकर के वादी को लग गई, ये एक अप्रत्याशित घटना है। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए वादी को क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जा सकती। यानी कि कोर्ट ने कहा कि ये जो घटना घटी है ये एक अप्रत्याशित घटना है, एक अपरिहार्य दुर्घटना है। ऐसी घटनाओं में
प्रतिवादी को पूर्ण बचाव प्राप्त होगा और प्रतिवादी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। अगला केस था ब्राउन बनाम कैंडल का वाद। ब्राउन बनाम कैंडल का वाद जो कि 1850 का केस था। इस केस में वादी और प्रतिवादी के कुत्ते जो है आपस में भिड़ जाते हैं और उस दौरान प्रतिवादी क्या करता है, अपनी छड़ी लेकर उन कुत्तों को अलग करने के लिए, आपस में भिड़ जाते हैं तो उसको अलग करने के लिए उन पर उस छड़ी से प्रहार करता है और ऐसी दशा में प्रहार करते समय उसकी छड़ी अचानक जो है वादी के आंख के पास लग जाती है और वो चोटिल हो जाता है, उससे क्षति पहुंचती है और तो ऐसी क्षति होने पर वादी प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा लाता है कि महोदय, कोर्ट से यह विनती करता है कि महोदय, प्रतिवादी से उसे क्षति पहुंची है और इसलिए प्रतिवादी से मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई है। तो कोर्ट ने कहा, देखिए, जो ये कुत्तों का आपस में लड़ना और कुत्तों को लड़ने से बचाने के लिए प्रतिवादी का छड़ी से उन पर प्रहार करना, ये दोनों सामान्य घटनाएं हैं, किंतु उनको ऐसा करते समय छड़ी का हाथ से छूट जाना और संयोग बस आपकी आंखों में लगना, ये एक अवश्यंभावी दुर्घटना है, यानी कि एक अपरिहार्य दुर्घटना है जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसी दशाओं में ये जो है यहाँ पर प्रतिवादी किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। अगला है हर्डन बनाम हरकोट रिविंगटन। ये 1932 का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पूछा जाता है कि इस केस में या कौन से केस में इनविटेबल एक्सीडेंट का बचाव किया गया, के द्वारा जो है प्रतिवादी को बचाव दिया गया। तो ये केस है हर्डन बनाम हरकोट रिविंगटन। इस मामले में क्या था कि वादी जो है प्रतिवादी एक कार से जो है जा रहा होता है, अचानक कुछ सामान खरीदने के लिए एक दुकान के पास रुकता है और उसी कार में, अपने कार में वो अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को भी ले जाता है और उतरते समय वो जो है कार के दरवाजों को, वो गेट को बंद कर देता है और शीशों को लॉक कर देता है, शीशे, खिड़कियों के शीशे को लॉक कर देता है। और चूंकि शीशा पारदर्शी था, इस वजह से जो बगल से गुजरने वाले राहगीर थे वो भी उसको देखा करते थे। एक जो है युवक था, वो उधर से गुजरा, उसने देखा कि अंदर कुत्ता बैठा है तो उसको चिढ़ाने लगा और ऐसे चिढ़ाने मात्र से कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा और उसके बाद जो है वो तेजी से भौंकने लगा और उस दौरान अपने पंजे से जो है वो शीशे पर प्रहार करने लगता है और शीशा चटक जाता है। तो वो चूंकि जो युवक था वो झांक रहा था, तो ऐसे झांकते हुए जब वो प्रहार करता है कुत्ता, तो जो है शीशा टूट जाता है और उसकी वादी की आंखों में लग जाता है, उस युवक की आंखों में शीशा लग जाता है, जिससे उसकी एक आंख जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ऐसी दशा में वादी जो है प्रतिवादी यानी कि कार के मालिक यानी कि कुत्ते के मालिक के ऊपर मुकदमा करता है कि उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। कोर्ट ने कहा, देखिए, ये घटना बहुत ही जो है कल्पना से रहित है। क्यों रहित है? क्योंकि यहाँ पर वादी की जो मतलब को जो क्षति हुई है प्रतिवादी से सीधा संबंध तो नहीं रखती है, भले ही संबंध रखती है, लेकिन वो जो घटना घटी है एक अवश्यंभावी दुर्घटना है और ऐसी दुर्घटना में निश्चित तौर पर प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति से बचाव दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी की गलती नहीं थी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सिक्योर था कि मैंने उसे लॉक कर दिया है, वो कुछ नहीं होगा। वो ये नहीं जानता था कि कुत्ते के उस जो है पैरों के द्वारा उस पर मारने मात्र से जो है शीशा टूट जाएगा और ऐसी घटनाएं घट जाएंगी जिससे वादी की आंख में चोट पहुंचेगी। उसे तनिक भी ऐसा पूर्वानुमान नहीं था और उसने पूर्ण कोशिश करी थी कि ऐसी कोई घटनाएं न घटे। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति देने से बचाव प्रदान किया। अगला है, इसमें है पद्मावती बनाम दुर्गा नायका। ये मैंने आपको और भी मामलों में मैंने जो है बताया है, जो वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरिया में मैंने बताया पद्मावती दुर्गा नायका का 1975 का केस था। इसमें दो लोग जो कि अपरिचित, एक जीप गुजर रही होती है, दो अपरिचित लोग उसे रुकवाते हैं और मतलब जो है उसमें बैठ जाते हैं। वो कहता है, जो जीप का चालक होता है वो कहता है हम किसी और काम से जा रहे हैं, हम किसी को नहीं बिठा सकते, लेकिन ये लोग प्रश्न डालते हैं तो बिठा लेता है वो।
और दोनों लोगों में आगे चल के जो है जीप का जो है पहिए का एक बोल्ट जो है ढीला था और निकल जाता है। इस वजह से गाड़ी जो है पलट जाती है और उसमें एक व्यक्ति, जो दोनों अपरिचित लोग होते हैं, उसमें से एक व्यक्ति और चालक को चोटें लग जाती हैं, जिसमें से जो दोनों अपरिचित होते हैं एक मर जाता है और अगला घायल हो जाता है और चालक भी घायल हो जाता है। तो ऐसी दशा में जो मरा व्यक्ति होता है उसकी पत्नी जो है पद्मावती जी होती हैं, ये केस लाती हैं कि महोदय उनके द्वारा लापरवाही पूर्ण, यानी कि जीप चालक के द्वारा लापरवाही पूर्ण ढंग से गाड़ी चलाई गई, इस वजह से मेरे पति की मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि देखिए, चूंकि जीप एकदम ठीक ठाक थी, कोई कमी नहीं थी, और इस वजह से चूंकि वो दोनों लोग अपरिचित भी थे, उनके बार बार कहने से उसने बिठाया था उनको, और उसका कहीं कोई इंटेंशन नहीं था कि मतलब जो है इनको चोट पहुंचाई जाए। ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा कि और जो चक्के उस पहिए के बोल्ट का निकल जाना और गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना, ये जो है एक अवश्यंभावी दुर्घटना है, यानी कि ऐसी दुर्घटना है जो कि अपरिहार्य है, और ऐसी अप्रत्याशित घटना में प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए आप क्षतिपूर्ति पाने के लिए लायबल नहीं है। इनको जो है इसमें प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं माना गया। और इसमें ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का मामला, ये 1972 का मामला है। बहुत ही अच्छा केस ये भी है कि इसमें प्रतिवादी जो है एक मालवाहक माल ढोने का काम करता है, जो ट्रेवलर एजेंसीज होती हैं वो काम करता है। एक दिन क्या होता है कि जो है उस कंपनी के द्वारा एक डिब्बा दिया जाता है जिसमें ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भरी होती है। वो जो है रिस रहा होता है, तो उस रिसाव को देखते हुए जो चालक होता है वो उतर कर देखता है कि क्या रिस रहा है। वो उसे शंका होने लगती है कि रिसाव में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नुकसान कर दे। वो वापस कार्यालय अपने ले आता है। जब कार्यालय लाता है तो उसके रिसाव के कारण कार्यालय में बहुत नुकसान होता है। तो कार्यालय के जो मालिक हैं उन्होंने इस पर केस दर्ज किया, यानी कि चालक पर केस दर्ज किया कि जो है प्रतिवादी ने जो है गलत ढंग से यहाँ इंटेंशनली ले आया, इसकी वजह से मेरे कार्यालय में बहुत नुकसान हुआ है और क्षतिपूर्ति दिलाया जाए। कोर्ट ने कहा देखिए, पहली बात तो वो चालक जानता ही नहीं था कौन सी चीज है ये नाइट्रोग्लिसरीन थी, उससे क्षति भी हो सकती है, इसके बारे में उसे तनिक ज्ञान नहीं था। और ऐसी घटना जो कि उस डिब्बे को पूर्ण रूप से पैक होने के बावजूद रिसाव हो रहा था, ये भी एक जो है अप्रत्याशित घटना थी। और वास्तव में प्रतिवादी को कोई पूर्व ज्ञान नहीं था कि ये चीज ये है और इससे ये घटना घट सकती है, इसलिए कभी भी प्रतिवादी को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगला है नेशनल कोल बोर्ड बनाम इवांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में जो कि 1968 का मामला था, इसमें एक कंपनी होती है जो कि काउंटी काउंसिल के नाम से होती है। वो काउंटी काउंसिल की कुछ जमीनें होती हैं, वो पड़ी होती हैं, और वादी जो होता है वो बगल के घर का होता है। वो क्या करता है कि जो है विद्युत की केबलें जो है काउंटी काउंसिल की भूमि में बिना पूछे ही लगा देता है, और इस बात की जानकारी काउंटी काउंसिल के जो मालिक होते हैं उनको नहीं होती है। यानी कि उनको पता ही नहीं होता है कि इसके जो हमारी जमीनें खाली पड़ी हैं उसमें किसी ने तार भी बिछाया हुआ है विद्युत का। और एक दिन क्या करते हैं, वो उसको बनवाने के लिए जो है काउंटी काउंसिल के मालिक यानी कि प्रतिवादी जो था वो एक ठेकेदार, स्वतंत्र ठेकेदार को वो दे देता है कि इसमें खुदाई की जाए और उसमें जो है नींव भराया जाएगा। यानी कि घर बनवाने के लिए वो नींव की खुदाई के लिए जो है एक ठेकेदार को ठेका दे देता है, और वह लोग उसे जेसीबी इत्यादि से खोदने का काम करते हैं। उस दौरान जो वादी की जो विद्युत की पाइपें थी वो और विद्युत की जो लाइन गई हुई थी, तार वगैरह थे, वह सब उससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। तो ऐसी दशाओं में वादी कहता है कि महोदय, मैंने मतलब मेरी जो है ये जो विद्युत की पाइपें थी और जो विद्युत लाइन के लिए तार बिछे हुए थे सब नष्ट हो गए, उसका लाखों का नुकसान हुआ है, इसलिए जो है प्रतिवादी से उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। कोर्ट ने कहा देखिए, जो आपका मामला है, पहली बात तो आप दूसरे की भूमि, वो काउंटी क्लब की भूमि थी और उसके मालिक को आपने बिना सूचना दिए ही उसकी जमीन में से आपने जो है तार का संचरण अतिचार किया है आपने एक प्रकार से। तो ऐसे मामलों में आपको कभी भी क्षतिपूर्ति
नहीं दी जा सकती। और ये जो है उसका कटना, पहली बात जो स्वतंत्र ठेकेदार उसको कोई ज्ञान भी नहीं था ऐसे मामलों में, जबकि वो अप्रत्याशित घटना थी और ऐसी घटना घट गई तो ऐसे मामलों में आपको क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। अगला एक अंतिम केस है असम स्टेट कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड बनाम श्रीमती अनुभा सिन्हा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि 2001 का लेटेस्ट केस आया हुआ था। इस केस में क्या था कि जो वादी थी, ये जो प्रतिवादी थी, ये जो है मकान मालकिन थी, प्रतिवादी मकान मालकिन थी और वादी जो है, प्रतिवादी जो है किराएदार थी। और ये जो असम स्टेट कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड है, ये जो है मकान मालिक थे। इन्होंने जो है ये किराएदार के रूप में, जब श्रीमती अनुभा सिन्हा जी किराएदार के रूप में आती हैं तो ये देखती हैं कि विद्युत के जो उनके कमरे में तार लगे हुए हैं, मकान मालिक से वो कहती हैं कि तार जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कटे फटे हैं, इनसे कभी भी दुर्घटना या आग इत्यादि लग सकती है। उन्होंने बार बार मकान मालिक को चेताया कि महोदय हमारे जो रूम के जो तार हैं बहुत ही बेकार स्थिति में हैं और जर्जर स्थिति में होने के नाते इनको बदल दीजिए, आप नए तार लगाइए, अन्यथा इससे आग भी लग सकती है। एक दिन क्या होता है कि जो है और उस पर मकान मालिक कोई ध्यान नहीं देता। अचानक एक दिन शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है और वादी के मकान को बहुत क्षति पहुंचती है। वादी इस कार्य के लिए जो है श्रीमती अनुभा सिन्हा पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा दर्ज कराता है। तो ऐसी दशा में कोर्ट कहता है कि ऐसी घटनाएं जो कि अवश्य घट सकती थी, भाई ऐसी पूर्वानुमान था उसमें, उन्होंने बार बार चेताया भी, तो ऐसे कारणों से आग का लगना एक अपरिहार्य दुर्घटना है। ऐसी दशाओं में ये नहीं कहा जा सकता कि वादी का इसमें कोई इंटेंशन रहा हो। इस तरह से प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए कोर्ट ने जिम्मेदार नहीं ठहराया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो है आज का इनविटेबल एक्सीडेंट का पूरा जो केस, अर्थ और उसकी परिभाषाओं के साथ साथ प्रमुख मामले भी बताएं और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा। थैंक यू आज के लिए।